Hello and good evening. Welcome to a special session for chapter number 9 Employee Benefits. Employee Benefits एक कंपनी डिफाइन कर देती है कि भाई आपको अपनी हर कंप्लीटेड सर्विस पे इतना परसेंट ऑफ योर सैलरी एक बेनिफिट हम देंगे। लेकिन बिजनेस तो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। यानी कि जब हालात बदलते हैं तो बिजनेस का रेवेन्यू भी बदलता है, कॉस्ट मॉडल भी बदल जाता है और कई बार तो टेक ओवर और रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से सिचुएशन पूरी बदल जाती है। ऐसे केस में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हैं इनमें भी कुछ चेंजेस आ जाएं? उसी को हम डील करेंगे इस सेशन में। यानी हम बात करेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में होने वाले अमेंडमेंट्स की, कर्टेलमेंट्स की और उसके सेटलमेंट की, और इन तीनों की वजह से एसेट सीलिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा उसकी। मोटा मोटा हम अब डायनामिज्म इन द बिजनेस इसको कंसिडर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस सेशन में। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं अभी जो जो बोलती जाऊंगी आप वहां वहां पे या तो इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना या फिर उन चीजों को लिखते चलना, ताकि यहाँ पे जो जो चीजें ऐसी हैं विच शुड बी नोटेड डाउन, विच शुड बी रिमेंबर्ड, वो आप हाथ के हाथ ही कवर अप करते चलो। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि हम जिन अमेंडमेंट्स, कर्टेलमेंट और सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में होती है। यानी ये वो वाला प्लान है जहां पे कंपनी बताएगी कि भाई एम्प्लॉय, तुम्हें हम 5% ऑफ सैलरी देंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी आपने जो बेनिफिट है उसको डिफाइन कर दिया। इसी में ही तो आपको चेंज करना हो सकता है कंपनी अच्छा कर रही हो, इस बेनिफिट को बढ़ाना चाहती हो सकता है कंपनी नुकसान में चल रही हो तो इसी बेनिफिट को कम करना चाहती हो। यानी अमेंडमेंट बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है और इसीलिए आपको इसका ट्रीटमेंट आना चाहिए। मैं आपको एक एक करके पहले ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि इस टर्मिनोलॉजी को हम कैसे डील करते हैं। क्या आपको इनको रटना है? माय आंसर वुड बी नहीं, रटना नहीं है, रटो मत, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सा समझते चलना। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ प्लान अमेंडमेंट की। एन अमेंडमेंट टू द डिफाइंड बेनिफिट प्लान हैपेंस व्हेन अ न्यू प्लान इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी अगर कंपनी या एंटिटी नया प्लान इंट्रोड्यूस कर देती है तो उसको हम अमेंडमेंट बोलेंगे। कौन सा प्लान? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अगर एग्जिस्टिंग प्लान को विड्रॉ कर लेती है उसको भी हम अमेंडमेंट में ही डालते हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्लान को विड्रॉ नहीं करती, उसमें कुछ चेंज कर देती है या फिर नया प्लान इंट्रोड्यूस नहीं करती लेकिन एग्जिस्टिंग प्लान में ही कुछ प्लस माइनस कर देती है, उस चेंज को भी हम अमेंडमेंट मानते हैं। एंड ऐड न्यू बेनिफिट्स इन द एग्जिस्टिंग प्लान, मतलब एग्जिस्टिंग प्लान में कुछ नई नई चीजें और ऐड कर देती है। तो चेंज का तो मतलब हो सकता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज हो गए, कौन कौन कवर होगा वो चेंज हो गया, कितना परसेंट अब आपको बेनिफिट मिलेगा वो चेंज हो गया। लास्ट वाला बुलेट स्पेसिफिकली बोलता है जब बेनिफिट्स जोड़े जाएं, यानी कटौती नहीं। चेंज में तो रिड्यूस और इंक्रीज दोनों चीजें आती है, लेकिन एड्स में यानी कि चौथे बुलेट में सिर्फ और सिर्फ चीजें बढ़ेंगी, यानी बेनिफिट्स बढ़ेंगे ही। तो अमेंडमेंट में इन्होंने सारी चीजें ले ली। नटशेल में आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो अब बदल जाएगा। वो बढ़ सकता है, जिसमें बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं या बेनिफिट्स कम भी हो सकते हैं। कर्टेलमेंट क्या होता है? जहां पे एंटिटी रिड्यूस कर देगी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी कवर्ड बाय द प्लान। यानी कर्टेलमेंट में कमी आना आना कमी आना इज कर्टेलमेंट। कहते हैं ना अपन कि खर्चे कर्टेल कर दो, यानी कि खर्चे कम करो भाई। तो कम करने का मतलब क्या हुआ? कर्टेलमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कवर हो सकते थे आप उनको कम कर दोगे। मैं इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो कहती है कि हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान देंगे हर उस एम्प्लॉय को जो 5 साल से ज्यादा हमारे साथ काम करता है। अब मैं इस 5 साल की कंडीशन को 8 साल कर दूं तो इसका मतलब अब कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर होंगे इस पर्टिकुलर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में। जहां पे पहले 5 साल कंप्लीट होते ही एक एम्प्लॉय कवर हो जाता, अब मैंने बोला कि जब तक आप 8 साल की सर्विस हमारी कंपनी के साथ नहीं करोगे तब तक आप डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कवर्ड नहीं होगे। यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कवर होते वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। दैट इज कर्टेलमेंट। अब इसमें एक चीज, ये वाला बुलेट पे ध्यान देना। वेयर अ प्लान इज अमेंडेड और कर्टेल्ड, अ पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइजेस। IAS 19 defines past service cost as the change in the present value of a defined benefit obligation due to plan amendments or curtailments। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया होगा, सुनो ध्यान से।
पहली चीज, जब भी प्लान में अमेंडमेंट हो या कर्टेलमेंट हो, पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइज होगी। पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइज होगी, ये पॉइंट आपको अब लिखना है। इन केस ऑफ अमेंडमेंट और कर्टेलमेंट इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, पास्ट सर्विस कॉस्ट विल अराइज। पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन जो इस अमेंडमेंट और कर्टेलमेंट के बाद में अराइज होगा। मतलब एक कंपनी ने अमेंडमेंट कर दिया या कर्टेलमेंट कर दिया, लेकिन कंपनी को तो अभी पे ही करना होगा ना एम्प्लॉइज को, यानी कंपनी के लिए तो ये ऑब्लिगेशन ही है। कर्टेलमेंट या अमेंडमेंट के बाद में जो ऑब्लिगेशन है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इज पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो ये ऐसे तो डेफिनेशन याद रखने में दिक्कत करेगी। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल देखना। रुको एक बार, मैं यहीं पे ही इस पे ही एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है? मैं कंपनी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट्स सपोज कंपनी है टॉम क्रूज लिमिटेड। टॉम क्रूज लिमिटेड है। टॉम क्रूज लिमिटेड ने बोला हम पेंशन बेनिफिट देंगे एम्प्लॉइज को, लेट्स सपोज 2% ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। इन्होंने बोला कि हम बेनिफिट देंगे 2% ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये इन्होंने डिफाइंड बेनिफिट प्लान में अनाउंस कर दिया। एम्प्लॉयज ने सुन भी लिया कि हाँ भाई, हम जितने जितने ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बेसिस पे हर साल का हमें मिल जाएगा 2% ऑफ आर सैलरी। अब क्या हुआ, 2025 साल आया, बिजनेस अच्छा करने लगा, डिमांड बढ़ी, बहुत प्रॉफिट भी हुआ। कंपनी ने इसी बेनिफिट को 3% पे ला दिया, यानी कि न्यू बेनिफिट जो इन्होंने अमेंड किया, दैट बिकेम 3% ऑफ सैलरी। और ये सैलरी कौन सी? आखिरी साल की। फॉर ईच कंप्लीटेड, एक मिनट, बाहर निकल रहा है, ईयर ऑफ सर्विस। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय 15 साल काम करेगा, तो उसकी 15 साल की जो भी बेसिक सैलरी या फिर जो 15वें साल में फाइनल सैलरी आ रही है, वो उसका 3% इंटू 15 ईयर्स, उसने 15 साल काम किया तो उसके बेसिस पे उसको आप बेनिफिट दे दोगे। वापस से सुनो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय ने 15 ईयर्स आपके साथ काम किया, 15th ईयर में उसकी सैलरी थी, लेट्स सपोज $10,000 थी। लेट्स टेक दिस। तो ये जो 10,000 सैलरी आ रही है, इसका 3% उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ओहो हो, डॉलर के चक्कर में गड़बड़ हो गई। 10,000 इंटू 3% का उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसने कितने साल काम किया? 15 साल काम किया है, यानी टोटल बेनिफिट उसको कितना मिलने वाला है? टोटल बेनिफिट उसको मिलेगा $4,500 का। ठीक है, अब इसमें अपन एक ये देखते हैं, क्योंकि कंपनी ये एम्प्लॉयज को देगी, कंपनी के लिए ये ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में देना होगा, तो इस ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट वैल्यू भी आप निकालोगे। लेट्स सपोज अभी एग्जिस्टिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन था इनका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग सिस्टम के बेसिस पे, लेट्स सपोज दैट वाज $5 मिलियन। मैं अंदाजे से ऐसा ही कोई रैंडम नंबर ले रही हूं, $5 मिलियन था। लेकिन ये 3% वाला रिवीजन करने की वजह से जो नया प्लान बन गया, यानी 3% वाले के बेसिस पे जो नया ऑब्लिगेशन आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? न्यू ऑब्लिगेशन का, लेट्स सपोज ये आता है $6 मिलियन। ये भी मैं ऐसे ही रैंडम नंबर उठा रही हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। हम्म, $6 मिलियन, ठीक है, यानी कि $1 मिलियन का ऑब्लिगेशन बढ़ गया। अब मैं इस $1 मिलियन को क्या बोलूं? दिस इज पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है।
ये जो एडिशनल यानी चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू जो आया है, एडिशनल ये जो प्रेजेंट वैल्यू में ऐड हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, वैसे तो चेंज होता है पर ठीक है कोई नहीं, चला लेना तुम इतना, 5 और 6 का डिफरेंस, दैट इज $1 million बिकम्स योर पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये होती है आपकी पास्ट ठीक है, ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है। सोचो इस पास्ट सर्विस कॉस्ट का क्या करना चाहिए, P&L में रियलाइज कर लेना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। क्यों P&L में? यार OCI में ले जाने की बात नहीं है, प्लान अमेंडमेंट हो गया, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा जैसे ही एम्प्लॉय उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यूज करते हुए आपकी तो कॉस्ट अराइज हो गई द मोमेंट यू हैव डिक्लेयर्ड इट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को आप आज ही रिकॉर्ड कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, $1 million को कहाँ लेके चले जाओ, P&L में लेके चले जाओ। पर ठीक है वो आगे आएगा, अभी फिलहाल के लिए अपन आगे इसमें मूव करते हैं। तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है, इसको पास्ट सर्विस कॉस्ट ही क्यों माना जाए? ये चेंज तो आज हुआ है, हम इसको पास्ट सर्विस कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? हम मतलब इसको ये बोल रहे हैं कि भाई आज कोई चेंज आया है, उसको पास्ट से रिलेट क्यों कर रहे हो? ये तो प्रेजेंट में आया हुआ चेंज है, और रादर ये चेंज फ्यूचर को एक्सपेक्ट करेगा, फ्यूचर को चेंज करेगा, और फ्यूचर में जो पेमेंट होगा दैट विल गेट चेंज्ड। बट ये किन से रिलेटेड है? आपकी पास्ट से भी रिलेटेड है, यानी एम्प्लॉयज ने पास्ट में जो सर्विस कर ली ये उनसे भी रिलेटेड चेंज है। तो इस तरह का जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में चेंज आता है वो रेट्रोस्पेक्टिव आता है। जैसे आज मैंने ये जो भी एग्जांपल लिया था, 2% के बेनिफिट को हमने 3% किया। हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि आज के बाद वाले सालों पे तो हम 3% का लगाएंगे और पिछले साल जो आप लोगों ने एज एम्प्लॉइज कंप्लीट कर दिए उन पे हम 2% लगाएंगे, ये तो नहीं हो रहा। यानी जो भी चेंज है दैट इज हैपनिंग रेट्रोस्पेक्टिव, दैट इज व्हाई ये पास्ट सर्विस कॉस्ट कहलाती है। आपने पास्ट में भी जो सर्विस दे दी एज एम्प्लॉइज उसके ऊपर भी अब 3% की ही रेट लगेगी, यानी एडिशनल 1% पास्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और पास्ट की वजह से ही चेंज आया है। ये जो $1 million का ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है ये पास्ट सर्विस को देखते हुए ही तो हुआ है ना, कि आज इतने लोग तो एलिजिबल ऑलरेडी हो गए हैं, इन्होंने इतनी सर्विस दे दी है ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए इसको पास्ट सर्विस कॉस्ट के अंडर ही हम कैटेगराइज करेंगे, कहीं और पे नहीं कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। इसके पास्ट सर्विस कॉस्ट में हमने डाल दिया, यानी ध्यान रखना पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या है? चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ऑब्लिगेशन जो कर्टेलमेंट या अमेंडमेंट की वजह से आया है, दैट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब पास्ट सर्विस कॉस्ट दो हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट और इट कैन बी नेगेटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉजिटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब हुआ जहां पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन बढ़ जाए। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें ऑब्लिगेशन बढ़ रहा था, यानी कि पहले 5 मिलियन था, उसके बाद में $6 मिलियन हो गया था, यानी कि ये पॉजिटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट हो गई थी जहां पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन बढ़ रही थी। इसका बिल्कुल उल्टा, जहां पे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन डिक्रीज हो, यानी कि वो नेगेटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट हो गई। ऐसा कब होगा? कॉमन सेंस लगाओ, जब अमेंडमेंट बेनिफिट्स को रिड्यूस कर दे या फिर कर्टेलमेंट हो जाए, यानी कि हम कई एम्प्लॉयज की एलिजिबिलिटी गायब कर दे। आज तक कुछ एम्प्लॉयज एलिजिबल थे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के, लेकिन हमने ऐसा कर्टेलमेंट किया कि कई एम्प्लॉयज उससे बाहर हो गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर कवर्ड अंडर द डिफाइंड बेनिफिट प्लान दे गॉट रिड्यूस्ड, यानी कर्टेलमेंट की वजह से या फिर कुछ बेनिफिट्स विड्रॉ कर लेने की वजह से नेगेटिव पास सर्विस कॉस्ट आती है। पहले पास सर्विस कॉस्ट थी $5 मिलियन की, लेकिन हमने ऐसा कर्टेलमेंट किया या ऐसा अमेंडमेंट किया जिसकी वजह से अब ये कॉस्ट आ रही है 3.5 मिलियन की, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कम हो गया,
ये 1.5 मिलियन डॉलर का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कम हुआ है, इसको हम नेगेटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। जबकि अगर ये बढ़ जाए तो ये पॉजिटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट कहलाएगा। ये कब होगा? जब एडिशनल बेनिफिट्स डाल दिए गए हो, नए प्लान्स डाल दिए गए हो, मोटा मोटा हर उस वजह से पॉजिटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइज हो जाएगी जो ऑब्लिगेशन को इंक्रीज कर रहा है। यानी आपने प्लान में कुछ भी चेंज किया, एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन बढ़ गई, उसकी वजह से पॉजिटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइज हो गई। ठीक है, तो इसको सिंपल आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का। अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे। उधर क्यों घूम जाता है स्क्रीन? ओके, पास्ट सर्विस कॉस्ट को रिकग्नाइज करना चाहिए। अब बिल्कुल करना चाहिए जी। कहाँ रिकग्नाइज करें? अभी अपन ने डिस्कशन किया था P&L में। ठीक है, तो कहां रिकग्नाइज करेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट को? डायरेक्ट हम P&L में ले जाएंगे, क्योंकि ये उस कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज एलिजिबल हो चुके हैं। P&L में डाल दो। इवन हम तो प्रोविजन को भी P&L में डालते हैं। इट शुड गो इनटू P&L। दूसरा, रिकग्नाइज कब करना है, कहां करना है वो तो डिसाइड हो गया, बट कब रिकग्नाइज करना है? तो IAS 19 ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज इसके ऊपर दिया, ये ध्यान से देखना। 2 डेट्स आपको दिए, उनमें से जो भी पहले आ जाए तब आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। पहली डेट तो है जिस दिन कर्टेलमेंट या अमेंडमेंट हुआ। दूसरी डेट है जब एंटिटी रिकंस्ट्रक्शन में गई हुई थी और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट का उसने जिस दिन प्रोविजन रिकॉग्नाइज किया। इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आए, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही बोलेगा ना कि जिस दिन भी आपको अपनी ऑब्लिगेशन बढ़ती हुई दिख रही है, उसी दिन पे आप इसको रिकॉग्नाइज करिए। तो दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहली होगी, जो भी पहले आ जाएगी, आप उस पे ये जो आपकी पास सर्विस कॉस्ट आई थी, इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। यानी मैंने कौन सा केस लिया? एक तो नॉर्मल केस हो सकता है जहां पे कोई रिकंस्ट्रक्शन या फिर टेक ओवर नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एक बिजनेस ऐसा भी तो हो सकता है ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हो, टेक ओवर कर रहा हो, मर्जर कर रहा हो, या फिर एक मेजर बिजनेस चेंज ला रहा हो। तो अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कई एम्प्लॉयज को टर्मिनेट भी किया जा रहा है, तो उसकी प्रोविजनिंग कर रहे होगे ना आप। जिस दिन भी आपने इसको प्रोविजन कर दिया या प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया, वो वाली डेट या अमेंडमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन पे आपको P&L में पास्ट सर्विस कॉस्ट बुक कर लेनी है। चलो मैं तुम्हें इसका भी एक डेट वाइज एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। फिर से इसको शीट को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हम इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो 2 डेट्स लेती हूं मैं। लेट्स सपोज मेरा बर्थडे लेती हूँ 23 Feb। साल बता देती हूँ, मैं 2025 बॉर्न नहीं हूँ। चलो 2024 ले लेती हूँ। 23 Feb 2024। इस साल को क्या होता है, या इस डेट पे क्या होता है? एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर देती है कंपनी। कौन सी कंपनी? टॉम क्रूज लिमिटेड। टॉम क्रूज लिमिटेड अनाउंसेस अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग की डेट इन्होंने क्या अनाउंस कर दी? 23 Feb 2024। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग के अंडर इन्होंने बोला कि हम कुछ एम्प्लॉइज को तो टर्मिनेट कर देंगे, उसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग की कुछ कॉस्ट्स भी आएंगी और कुछ पेंशन बेनिफिट्स हैं वो बढ़ भी जाएंगे। यानी इन्होंने 3 चीजें अनाउंस करी। पहली चीज तो इन्होंने अनाउंस करी कि एम्प्लॉइज ले ऑफ होंगे। लेट सपोज 500 एम्प्लॉइज टर्मिनेट होंगे, विल बी लेड ऑफ। पहला चेंज तो इन्होंने ये किया। दूसरा, जो पेंशन बेनिफिट्स हैं उन्होंने कर दिए एनहांस्ड फ्रॉम 2% टू 3% ले लेते। ठीक है, और तीसरी चीज इन्होंने बोला कि भाई अब जो खर्चे वर्चे होंगे रीस्ट्रक्चरिंग के, वो भी अभी आने वाले टाइम में एस्टिमेट करके बुक कर देंगे। यानी तीसरी चीज, दे विल स्टार्ट इनकरिंग रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज,
आपका जो प्लान में अमेंडमेंट आया वो किस दिन आया? वो आता है 23 Feb 2024 को, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में प्लान अमेंडमेंट अनाउंस हो गया। तो प्लान अमेंडमेंट कब अनाउंस हुआ? ये अनाउंस होता है 23 Feb 2024 को। ये तो प्लान अमेंडमेंट की डेट हो गई। इसकी वजह से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन विल इंक्रीज, यानी कि एक ये पॉजिटिव पास सर्विस कॉस्ट हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गया क्योंकि ऑब्लिगेशन इससे। तो पहली चीज तो मैंने यहां ले ली कि भाई आपका जो अमेंडमेंट इन प्लान आया है दैट कम्स ऑन 23 Feb 2024। अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है ना, इसका प्रोविजन हम बनाते हैं लेट सपोज 1 जून को। रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट अंदाजा लग जाता है, हम स्टार्ट कर देते हैं इनकर करना, और सबसे पहला इसका प्रोविजन बनाते हैं 1 जून 2024 को, कुछ महीने बाद। तो अब सबसे पहली बात, आपकी जो पास सर्विस कॉस्ट इंक्रीज होगी वो आप किस दिन पे बुक करोगे? अर्लियर ऑफ दीज 2 डेज। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से आपको अर्लियर डेट चूज करनी होगी। तो बुकिंग डेट फॉर, बुकिंग डेट क्या होता है? डेट टू बुक या डेट टू रिकॉग्नाइज? डेट टू रिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट अर्लियर ऑफ 23 Feb 2024 एंड 1 June 2024। अर्लियर कौन सी हुई? 23 Feb 2024, अर्लियर डेट्स पे। और आप ये एग्जाम में लिखोगे अर्लियर ऑफ 23 Feb 2024, दैट इज द डेट ऑफ प्लान अमेंडमेंट, और 1 June 2024, the date when restructuring provision has been recognized in the books of accounts. तो earlier of these two, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखना है तुम्हें। Earlier of these 2 dates is 23 Feb 2024. So the past service cost must be booked in the statement of P&L on 23 Feb 2024. ठीक है, समझ गए? हाँ, समझ ही गए होगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने ना इसका स्क्रीन साइज 137% रखा है। समझ रहे हो ना, इतना वेग नंबर। कोई बात नहीं, पर चलो ओके। अब आते हैं सेटलमेंट की तरफ। तो सेटलमेंट में क्या है? इसका नाम ही बता रहा है, सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट, यानी अब आप अपना ऑब्लिगेशन खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। The entity eliminates its obligations, whether it is a legal obligation or a constructive obligation. Legal obligation तो होता है जो by signing a contract as per law होता है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है जो बाय प्रैक्टिस होता है। मतलब जैसे हमें कई बार 7 डेज के अंदर अंदर वी रिफंड बैक द फी। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट को क्लास देखते टाइम पता चलता है कि ओहो मुझे तो हिंदी समझ में नहीं आ रही, आई एम एन इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट, वी रिफंड बैक द फीस। ये लीगली हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है बट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस ईयर्स। अगर किसी स्टूडेंट को लैंग्वेज बैरियर आने लगता है तो, या कोई ऐसी फैमिली इमरजेंसी हो गई दैट ही डजंट वांट टू कंटिन्यू एसीसी एट ऑल, तो उन केसेस में हमने फी रिफंड करी है। अब दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, नॉट अ लीगल वन। लेकिन यहां पे एंटिटी कंस्ट्रक्टिव और लीगल दोनों ऑब्लिगेशंस को एलिमिनेट कर देती है। अब ध्यान रखना, इसमें जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने थे अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, यहां पे ये एलिमिनेट करती है, लेकिन पेमेंट करके नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। दिस सेटलमेंट इज नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ प्लान बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखो इस बात को। तो सेटलमेंट होता है ना डिफाइंड बेनिफिट प्लान का, वो एम्प्लॉयज को पेमेंट करके नहीं होता है, यानी पेमेंट इसमें कवर्ड नहीं है। दिस इज एलिमिनेटिंग द ऑब्लिगेशन बाय अदर मीन्स। ये अदर मीन्स क्या हो सकते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग में, या फिर किसी कंपनी ने हमें टेक ओवर किया, हमने उसको पास ऑन कर दिया, हमने इंश्योरर को पास ऑन कर दिया, या फिर हमने इसको खत्म ही कर दिया और ट्रेड यूनियन से बात कर ली कि भाई इस अमाउंट को सेटल कर दो, हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस सेटलमेंट में हम उस पेमेंट को नहीं इंक्लूड करते। पेमेंट लेट्स सपोज 2% पे हमने डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंडर 2% ऑफ सैलरी पे बात करी थी,
हम 2% ऑफ सैलरी वाला पेमेंट करके सेटल नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ट्रेड यूनियन से बात करते हैं और उनको बोलते हैं भाई हम 2% तो नहीं पे कर पाएंगे, क्या हम टोटल लम सम लेट्स सपोज $2 million पे कर दें, लाइबिलिटी तो ज्यादा आ रही है। दिस इज सेटलमेंट, इट कैन बी इन मेनी फॉर्म्स बट इट इज नॉट रिलेटेड टू पेइंग द बेनिफिट्स विच वर टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो सेटलमेंट का ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंश्योरर वाला एग्जाम्पल भी डाल दिया। आप इंश्योरर को दे दोगे कि भैया तुम सेटल करते रहना इसको और हम बाहर हो रहे हैं, मतलब ऑब्लिगेशन को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। सेटलमेंट विल नॉट इंक्लूड पेइंग अंडर द प्लान। हम प्लान में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय को जो पेमेंट करना था वो नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेटल इट थ्रू अदर मीन्स, थ्रू टॉक्स, नेगोशिएशंस, इंश्योरेंस, ट्रांसफरिंग इट टू सम अदर कंपनी हु हैज टेकन ओवर अस। तो ये कई चीजें हो सकती हैं। अब ऐसे में क्या होगा, फायदा या नुकसान अराइज होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, फायदा नुकसान आएगा ही आएगा। हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन लेट सपोज बना रखी थी $6 million की, और सेटलमेंट हो गया $4 million में, यानी मुझे होगा गेन कितने का, $2 million का। लेकिन नुकसान भी हो सकता है, 6 मिलियन का ऑब्लिगेशन था लेकिन लड़ाई हो गई और ट्रेड यूनियन ने बोला आप लोगों पे ताले लगवा देंगे और हम बहुत बदनामी होगी। वी लैंडेड अप पेइंग $6.5 million। हमें कंपनसेशन भी देना पड़ा। जब ये टॉक्स चल रही थी, किसी एक वर्कर का हाथ कट गया फैक्ट्री में, तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान तो था ही था, उसके अलावा कुछ और भी पेमेंट करना पड़ा और हमने फिर उसके बाद में डीमोटिवेट होकर कंपनी बंद कर दी। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो अगर ऐसा हुआ है तो लॉस भी आ सकता है, यानी कि गेन और लॉस दोनों हो सकते हैं सेटलमेंट के केस में। पर फिर से बोलूंगी, ध्यान रखना, सेटलमेंट में जो प्लान के अंडर कमिटेड पेमेंट टू एम्प्लॉइज था वो नहीं कवर हो रहा है। वी आर नॉट पेइंग दैट, वी आर रादर ट्राइंग टू एलिमिनेट द ऑब्लिगेशन थ्रू इंश्योरर, थ्रू टॉक्स, थ्रू नेगोशिएशंस एंड अदर मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे गेन या लॉस दोनों अराइज हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन कितना था, कितने में सेटल हुआ, दैट गिव्स राइज टू गेन और लॉस। कहां लेके जाओगे इसको, सेटल हो गया ना, बात खत्म ना, ले जाओ इसको P&L में। ठीक है, तो लिख लो इसको भी P&L में ले जाओ इसको, टेक इट टू द P&L। अब जहां पे कर्टेलमेंट और सेटलमेंट दोनों हो गए, तो आपको पास्ट सर्विस कॉस्ट, गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट, इस सब की जरूरत नहीं है। पास्ट सर्विस कॉस्ट बुक करने का कोई सेंस ही नहीं है ना। आपने पहले तो कर्टेलमेंट कर दिया और फिर उसको सेटल कर दिया, यानी कि पहले थोड़े बहुत उसमें कटौती हुई एंड देन यू सेटल्ड इट, यू फिनिश्ड इट। तो तुम पास्ट सर्विस कॉस्ट अलग से बुक करके फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बुक करके क्या पालोगे? वहां पे इस बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है, खत्म करो। यानी कि जहां पे सेटलमेंट हो रहा है ना, अल्टीमेटली दोनों चीजें साथ अगर हो गई हैं कि पहले हमने फटाफट से कर्टेल किया और कुछ ही दिनों बाद उसको सेटल भी कर दिया, ये एक ही प्रोसेस का पार्ट था, तो ऐसे केस में ये पास्ट सर्विस कॉस्ट का और प्रॉफिट और लॉस अलग से, ये वाला प्रॉफिट और लॉस अलग से, इनको बाइफरकेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वहां पे इस बाइफरकेशन की नीड नहीं होती। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मिला मुझे ACC स्टडी हब पे, वो देख लेते हैं एक बार। अ कंपनी मेक्स 100 एम्प्लॉइज रिडंडेंट, टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने। दे ऑल हैव डिफाइंड बेनिफिट एंटाइटलमेंट्स, यानी कि हम यहाँ पे curtailment, amendment, settlement इसकी बात कर रहे हैं, and it relates to defined benefit plans also. As a result of the redundancy, an obligation of 1.2 million is to be settled with immediate payout amounting to 0.9 million. आ गई वही बात, ऑब्लिगेशन तो आपका था 1.2 मिलियन। अगर ये एम्प्लॉयज कंटिन्यू करते, कंपनी में चल रही होगी, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी और 100 एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, तो अगर ये और आगे कंटिन्यू करते तो 1.2 मिलियन पे करना होता। लेकिन क्योंकि आज ही इनका टर्मिनेशन हो गया है जॉब से, हमें ये पूरा का पूरा सेटल करना पड़ रहा है 0.9 मिलियन में, यानी कि कुछ तो बचत हो गई। कितनी बचत हो गई? 0.3 मिलियन की बचत हो गई। ये बचत विल बी अ गेन, और ये हो चुका, तो इस गेन को कहां बुक करोगे? P&L में बुक कर लोगे इमीडिएटली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस नोट पे, where an amendment, curtailment or settlement takes place,
करंट सर्विस कॉस्ट एंड नेट इंटरेस्ट फॉर द रिमाइंडर पीरियड आर मेजर्ड यूजिंग अपडेटेड अजम्पशंस। देखो ऑब्वियस सी बात है, अमेंडमेंट हो गया या कर्टेलमेंट कर दिया या सेटलमेंट हो गया, तो आपकी जो करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट है अब ये नए नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन असेट सीलिंग, इसको यहां पे एक बार इग्नोर करते हैं। इस पॉइंट पे असेट सीलिंग को इग्नोर करेंगे, कहां कंसीडर करेंगे वो आगे आने वाली स्लाइड्स में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब ये अमेंडमेंट, कर्टेलमेंट, सेटलमेंट की कैलकुलेशन चल रही होगी, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कंपोनेंट हम डील कर रहे होंगे, उस टाइम पे असेट सीलिंग में नहीं उलझना है। असेट सीलिंग उस टाइम पे जो भी चेंज रिकॉर्ड करना होगा वो ओसीआई में ही हम रिकॉर्ड करेंगे एज यूजुअल। तो असेट सीलिंग पे इंपैक्ट कब होगा वो अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई अमेंडमेंट हो या फिर कोई कर्टेलमेंट हो, सीधा उस चेंज को पीएनएल में लेके जाओ। जब भी सेटलमेंट हो वो भी पीएनएल में चला जाएगा। सेटलमेंट पे ध्यान रखने की चीज ये है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट नहीं पे कर रहे, इंस्टेड वी आर सेटलिंग इट थ्रू अदर मीन्स, ट्रांसफरिंग इट टू द इंश्योरर। मतलब settlement relates to eliminating the obligation but not through payment under the plan। ठीक है, जो प्लान का पेमेंट था हम उसको नहीं पे कर रहे, वी आर डूइंग इट थ्रू सम अदर मीन्स, थ्रू सम अदर वे, मे बी नेगोशिएशन, सेटलमेंट, जैसा इस एग्जाम्पल में भी था। ये चीज का ध्यान रखना और पीएनएल में लेके जाने सारे आइटम्स को। इस स्टेज पे आपको असेट सीलिंग पे कोई भी टच बेस नहीं करना है। अब ये जो भी आपका असेट सीलिंग आएगी ना वो ओसीआई में ही रिकॉर्ड होती रहेगी। ठीक है, अब मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर वापस से काम करते हैं। हाँ जी, आई एम बैक। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं असेट सीलिंग और उसकी डिटेल्स पे। एक असेट सीलिंग टेस्ट होता है, एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, उसमें असेट्स हैं, इफ दोज असेट्स आर मोर देन इट्स लाइबिलिटीज तो एक पेंशन असेट बनता है। मतलब कि जो पेंशन प्लान है उसको फाइनेंस करने के लिए असेट्स खरीदे गए होंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। अब उन असेट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि असेट्स, पेंशन वाले असेट्स जो पेंशन प्लान के असेट्स थे वो तो हो गए ज्यादा और लाइबिलिटी हो गई कम। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पेंशन असेट, यानी कि सरप्लस सा क्रिएट हो जाता है पेंशन के नाम का। अब ये जो पेंशन असेट है इसकी रिकवरेबिलिटी पे भी सवाल आना चाहिए। हम हर केस में फेयर वैल्यूएशन करते ही है ना, हम बात करते ही है ना कि भाई रिकवरेबिलिटी किसी भी आइटम की, किसी भी असेट की, इवन इन्वेंट्री की भी हम रिकवरेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पेंशन असेट है इसकी भी तो रिकवरेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होता होगा, और ये अराइज होता है। क्योंकि क्या होता है, आप जब प्लान असेट देखोगे ना, ये प्लान असेट होने के कई कारण होते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कंपनी को कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने वाले हो। ये हो सकता है कि कैश रिफंड आ जाए या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस रिड्यूस हो जाए, किसी भी तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं। असेट की वैल्यू बढ़ना तो एक बेनिफिट है ही है। यानी ऐसे केस में ये जो आपका सरप्लस असेट है इसकी रिकवरेबिलिटी को गेज करना हर बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है। असेट सीलिंग यही होती है, फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं दैट इज असेट सीलिंग, यानी कि असेट की वैल्यू ना इन बेनिफिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस रिड्यूस हो जाए, मतलब आपको एज अ कंपनी कम कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़े, आपके प्लान में रिफंड्स आने लग जाएं, यानी कि लोग बाग आप ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर रहे हैं एंड रिफंड इज कमिंग बैक, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज जिसमें आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स वापस आ सकते हैं एज एन एम्प्लॉयर, एज अ कंपनी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज असेट सीलिंग। अब इसके रिकवरेबिलिटी की जब बात होती है तो एक एंटिटी को पेंशन असेट का रिकग्निशन तभी करना चाहिए जब उसके पास कोई रिसोर्स हो जिसे वो कंट्रोल करता हो। तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने सिंपल बोला है कि एसेट बुक तभी करना है व्हेन द एंटिटी हैज अ राइट ओवर द एसेट एंड दिस एसेट इज गोइंग टू ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस। यहां पे भी वही फंडा है, एक पेंशन एसेट को आप रिकग्नाइज तभी करोगे बिकॉज यू एज एन एंटिटी आर कंट्रोलिंग दैट रिसोर्स, दैट असेट, और दूसरा ये कंट्रोल पास्ट इवेंट की वजह से हुआ है। ये सिंपल डेफिनेशन असेट की होती है, आपको सीधी सीधी वही यूज करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसको तुम्हें लिखना भी है और इंपॉर्टेंट मार्क भी करना है। IAS 19 बोलता है अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक सरप्लस है या फिर प्लान असेट है, उसका मेजरमेंट कैसे होगा? दो अमाउंट्स के लोअर पे होगा। यानी सरप्लस इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये तो आपका प्लान असेट है। ये जो सरप्लस है दिस इज योर प्लान असेट। ये असेट सीलिंग तक ही होना चाहिए, या बेसिकली बोले दोनों में से जो भी वैल्यू कम है ना, उसी पे भी आपको असेट, उसी पे ही आपको असेट रिकॉर्ड करना है। सीलिंग हम क्या बोल रहे हैं? सीलिंग हम बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच द एंटिटी विल रिसीव। करेक्ट, दैट इज असेट सीलिंग। और प्लान असेट क्या है? जो भी सरप्लस है पेंशन प्लान में असेट्स वर्सेस लाइबिलिटी में, यानी असेट्स ज्यादा हो रहे हैं, लाइबिलिटीज कम है, यानी कि आपका एक सरप्लस क्रिएट हो गया है पेंशन में, दैट इज अ पेंशन असेट। असेट की वैल्यू या तो असेट का ये सरप्लस हो या फिर असेट सीलिंग हो, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम है उसी पे ही आपको आपका सरप्लस रिकॉर्ड करना है। तो असेट सीलिंग एक तरह की एक सीलिंग लेवल है कि इससे ऊपर नहीं लेके जाना है, इससे कम भले ही रिकॉर्ड कर लो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसेट सीलिंग रिकवरेबिलिटी की बात करता है कि फाइनली कंपनी को मिलेगा कितना। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, मैं आपको नंबर्स के साथ इसको इस बात को समझाती हूँ। देखो एक बिजनेस की बात करते हैं। लेट्स सपोज इसके प्लान असेट्स हैं $12 मिलियन के, और प्लान के अंडर ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं इसके $10 मिलियन के। मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर्स उठाए हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे सरप्लस क्या हुआ? सरप्लस होता है $2 मिलियन, ठीक है। यहां तक सरप्लस आ जाता है अपना $2 मिलियन। तो मैं इस सरप्लस को प्लान एसेट बना के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूं? IAS 19 ने बोला नहीं, ये जो इधर मैंने स्टार मार्क कराया ये वाला प्रोविजन लगाओ। IAS 19 ने बोला आपका ये जो सरप्लस है ना, ये मेजर होगा लोअर ऑफ टू वैल्यूज पे। लोअर ऑफ टू वैल्यूज, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? द सरप्लस इटसेल्फ, दैट्स द फर्स्ट वैल्यू, सरप्लस इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान। व्हाट इज दैट सरप्लस? दैट सरप्लस इज $2 मिलियन। इसी के साथ ही लिख देती हूँ। सरप्लस तो है, या तो मैं $2 मिलियन डाल दूं या फिर असेट सीलिंग। असेट सीलिंग का अमाउंट अब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ लेट सपोज आपको क्वेश्चन ने ये चीज ही दे दी कि जो भी मैक्सिमम बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को मिलेंगे, यानी कि असेट सीलिंग, वो $1.5 मिलियन ही है। यानी कि आप भले 2 मिलियन का असेट बना के रख लो, रिकवरेबिलिटी इसके ऊपर कितनी आने वाली है? $1.5 मिलियन की ही आने वाली है। तो ऐसे केस में आपका जो ये सरप्लस है या प्लान असेट है, ये कितने पे मेजर होगा? 1.5 मिलियन पे। बस ये चीज कहना चाह रहा है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है प्लान असेट एट लोअर ऑफ टू वैल्यूज, सरप्लस इन द प्लान और द असेट सीलिंग, ठीक है। लोअर ऑफ 2 मिलियन और 1.5 मिलियन, यानी कि मुझे यहाँ पे प्लान असेट को 1.5 मिलियन की वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? क्योंकि IAS 19 ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है उसी पे ही आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, उससे ज्यादा पे नहीं। वैसे भी यार फेयर वैल्यू रिकवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है ना, कि जो मार्केट में फेयर वैल्यू फेच कर पाए उस वैल्यू से ज्यादा पे एसेट दिखना नहीं चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट्स द नॉर्मल फंडा ऑल्सो। अब असेट सीलिंग के ऊपर थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक स्लाइड में ये देखा था कि भाई जब अमेंडमेंट हो रहा हो, कटेलमेंट हो रहा हो, तो हमें असेट सीलिंग को टच नहीं करना है। अब यहाँ पे उस पर क्लैरिटी ले लेते हैं कि असेट सीलिंग को हम टच बेस करेंगे कब? जब प्लान अमेंडमेंट हो रहा हो, कर्टेलमेंट हो रहा हो या सेटलमेंट हो रहा हो। कंपनी पास्ट सर्विस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेगी, सेटलमेंट पे गेन या लॉस को बुक कर लेगी। उस टाइम पे असेट सीलिंग पे जो भी इंपैक्ट आएगा, जो भी कैलकुलेशन में इफेक्ट्स आएंगे, उनको कंसिडर नहीं करना है। यही चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, यही दोनों पॉइंट्स हमने पहले भी कवर करे थे कि आप अमेंडमेंट, कर्टेलमेंट, सेटलमेंट से जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसको P&L में ले जाओ, लेकिन अभी आप असेट सीलिंग को टच मत करो। लेकिन जब इनका
अकाउंटिंग हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए। अकाउंटिंग फॉर प्लान अमेंडमेंट, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट वंस इट हैज बीन डन, तब इंपैक्ट ऑन असेट सीलिंग चेक करना चाहिए एंटिटी को। अब इससे सरप्लस कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, और इसकी वजह से असेट सीलिंग का अमाउंट चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें 12 और 10 था। पहले आप इस 10 को आइडेंटिफाई कर लो, 12 को आइडेंटिफाई कर लो। जब ये हो जाए तो आपका सरप्लस का अमाउंट अपने आप ही बदल जाएगा, यानी प्लान एसेट का अमाउंट अपने आप ही बदल जाएगा। उसके बेसिस पे वापस से रिकैलकुलेट करो कि अब मेरी एसेट सीलिंग कितनी है। यानी कि अगर मेरा सरप्लस पहले 2 हुआ करता था लेकिन अब ये 1.8 ही रह गया है बिकॉज ऑफ दीज कर्टेलमेंट्स, मेरा ऑब्लिगेशन भी चेंज हो गया, तो 1.8 ही रह गया। अब इसकी रिकवरेबिलिटी फिर से चेक करो, यही रिकवरेबिलिटी तो एसेट सीलिंग है। यानी कि जब मैं ये सारे सेटलमेंट अमेंडमेंट का काम कर लूं, उसके बाद में असेट सीलिंग को मुझे डील करना है। यानी आपका प्लान असेट और सरप्लस ये रिड्यूस हो सकता है, जिससे आपकी एसेट सीलिंग अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और फिर जो भी आपके एसेट सीलिंग में चेंजेस आएंगे, इन चेंजेस को P&L में नहीं ले जाना है, OCI में ले जाना है, बिल्कुल PPE की तरह। यहां पे आपने क्या किया, एक असेट था ना, प्लान असेट है, तो PPE मान के चलो, लेट सपोज। उसकी रिकवरेबिलिटी का मतलब हुआ असेट सीलिंग इज रिकवरेबिलिटी ओनली, यानी फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट का चेंज हम कहां लेके जाते हैं, क्योंकि ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, हम इसको OCI में लेके जाएंगे। ध्यान रखना, इसको P&L में नहीं, OCI में लेके जाना है। अब एग्जाम पर्पज में तो आपके पास जो असेट सीलिंग का अमाउंट है वो तो आपको डायरेक्ट गिवन होगा। असल जिंदगी में क्या होता है, जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो मार्केट यील्ड होती है उससे डिस्काउंट रेट कैलकुलेशन के थ्रू ही आता है। यानी एसेट सीलिंग की कैलकुलेशन एक्चुअली किस तरीके से करता है, यूजिंग हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आपको इस सब में नहीं जाना, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रही हूँ। लेकिन समटाइम्स आई रियलाइज ज्यादा ज्ञान भी थोड़ा सा डिजास्ट्रस हो जाता है। ओके, एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि एग्जाम में आपको एसेट सीलिंग का अमाउंट दिया हुआ होगा। पॉइंट भी यही है ना यार, रिकवरेबिलिटी कितनी आएगी वो तो मुझे चाहिए ना, मैं कैसे मार्केट में जाके पता करूं कितना रिकवरेबल होगा। ठीक है, सो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट्स, कर्टेलमेंट्स, सेटलमेंट एंड एवरीथिंग। इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम किट में या फिर पास्ट एग्जाम पेपर्स में 1-2 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ट्राई दोज क्वेश्चंस, और फिर कोई दिक्कत हो तो डू लेट मी नो, we'll catch up in the live session for that. Till the time, keep on studying, keep on working hard. Thank you so much and bye bye.